हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया। चलो, तो आप लेक्चर देख रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा। तो देखो बच्चों, हम आगे के अब लेक्चर की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको पहले रिकॉल करा देता हूं। हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर हमने जो डिस्कशन किया था वो देखो। हमने जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और जो प्लांक थ्योरी थी, ठीक है, क्वांटम थ्योरी, उसका हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, और उससे पहले हमने एटॉमिक मॉडल्स जो थे वो पढ़े थे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ी थी। ठीक है, चल, तो लास्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लांक थ्योरी को कंप्लीट करने के बाद आज हम इस लेक्चर में जो बात करने वाले हैं वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल की। ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल्स में हमने शुरू में दो पढ़े थे, थॉमसन और रदरफोर्ड। अब हम अगला जो एटॉमिक मॉडल है वो डिस्कस करने वाले हैं, उसका डिस्कशन अब करते हैं। क्लियर है? तो अगला जो मॉडल है वो है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो हम बोहर एटॉमिक मॉडल की बात करने वाले हैं। तो अगला है बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्लियर है? देखो, बोहर एटॉमिक मॉडल है, वो साइंटिस्ट कौन थे? नील्स बोर। तो नील्स बोर ने 1913 उसमें इस एटॉमिक मॉडल को दिया था। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं कि इट्स गिवन बाय नील्स बोर इन 1930। क्लियर है? तो ये तो हो गई छोटी सी बात। अब हम बात कर लेते हैं कि बोहर जो था उसने एटम के बारे में काफी सारी बातें बताई और उन्हीं बातों को हम किसके नाम से जानते हैं? बोहर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब उन्होंने कौन सी बातें बताई, एटम के लिए क्या क्या बातें कही हैं, वो हम यहां देख लेते हैं। तो पहली बात तो यही है कि ये एटॉमिक जो मॉडल है, ठीक है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर ही एप्लीकेबल हो सकता है। क्लियर है? मतलब जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ऐसी स्पीसीज पर ये एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं इस मॉडल की कुछ खास बातें। तो हम लिख सकते हैं इट्स एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, लाइक एज, जैसे कि कौन कौन हो सकती हैं? लाइक एज हाइड्रोजन, 1H1, ऐसे ही He+। ठीक है, He+ में वैसे तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? He में 2, पर He+ में 1+ का मीन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया है, लिबरेट कर दिया है, हटा दिया है। तो अब ये क्या बन गया है? He+ बनते ही इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? केवल 1। ऐसे ही अगर हम बात कर लें Li, तो Li+2, बिकॉज ध्यान से देखो, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 3। अगर ये न्यूट्रल कंडीशन में होता तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, तो 3 प्रोटॉन है यहाँ, तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इस पर चार्ज है +2। इट मीन इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं? रिलीज कर दिए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो 1 बचा। तो इस टाइप के कुछ और भी स्पीसीज हो सकती हैं जिन पर ये क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। आ गई बात समझ में? चलो, अगली बात हम ये कर लेते हैं कि ये जो मॉडल था, इस मॉडल में जो बोहर था उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रिवॉल्व करेगा, चक्कर लगाएगा न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो सर्कुलर पाथ पर, जिसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स्ड होती है, और रेडियस भी क्या होती है?
फिक्स होती है, उस पर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और इन्हीं जो सर्कुलर पाथ थे इन्हीं को शेल, ऑर्बिट या एनर्जी स्टेट कहा गया। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि अगला जो पॉइंट था बोहर का वो क्या था कि द इलेक्ट्रॉन revolving around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy which is called orbit, shell or energy state। तो सिंपल सी बात क्या थी, सिंपल सी बात ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व का मतलब है चक्कर लगाएंगे, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के चारों ओर जब चक्कर लगाएंगे, रिवॉल्विंग करेंगे, तो वो किस में करेंगे, वो एक फिक्स रेडियस और फिक्स एनर्जी के एक सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाएंगे। और इन्हीं सर्कुलर का मतलब है गोलाकार, और इन्हीं सर्कुलर जो पाथ है इन्हीं को क्या नाम दिया, ऑर्बिट, शेल या एनर्जी स्टेट, ये नाम दिया। ये सब किसने कहा, बोहर ने। तो यहां पर हम अगली बात कर लेते हैं कि देखो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूं कि ये क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड ये सर्कुलर क्या होते हैं, पाथ होते हैं। क्लियर है? तो इन सर्कुलर पाथ में कौन रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो यहां इन सर्कुलर पाथ पर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इस सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते जाते हैं, रिवॉल्विंग। इन्हीं सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, इसी को हम शेल कह सकते हैं। ठीक है, ऑर्बिट का मीन है कक्ष या कक्षा कह सकते हैं, और एनर्जी स्टेट ऊर्जा स्तर, एनर्जी स्टेट, और इसका मतलब क्या है, ऊर्जा स्तर है। तो ये बोहर ने अभी तक जो बातें बताई हैं वो हमने यहां तक डिस्कस कर ली हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो अब हम नेक्स्ट जो एटॉमिक मॉडल है उस नेक्स्ट जो पॉइंट है इस एटॉमिक मॉडल का वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहां तक तो हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर जो पाथ है जिसकी रेडियस और एनर्जी क्या है, फिक्स है, उस पर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। क्लियर है? अब अगली बात क्या बताई वो ध्यान से सुनना। बोहर ने जब एक्सपेरिमेंट किए तो उन्हें नेक्स्ट जो बात पता चली वो ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल उन्हीं सर्कुलर पाथ या उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करेगा या रिवॉल्विंग मोशन करेगा, चक्कर लगाएगा, जिनके लिए या जिनमें उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कोणीय संवेग, वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बात समझ आई? पूर्ण गुणज कह सकते हो, इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है, पूर्ण गुणज। क्लियर है? तो हम अगली बात ये कर लेते हैं कि the electrons
electron revolving in those orbit where the angular momentum of electron is an integral multiple of h अपॉन 2 पाई। क्लियर? यानी कि इसको समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहा है, यानी कि चक्कर लगा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व कर सकता है या रिवॉल्विंग मोशन कर सकता है जिनके अंदर इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग कह सकते हैं हिंदी में, एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई। h अपॉन 2 पाई का क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि h अपॉन 2 पाई का क्या हो, पूर्ण गुणज। ठीक है? उन्हीं ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिवॉल्विंग कर सकता है। अदरवाइज न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो ये हर किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्विंग नहीं करता। ये केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करेगा जिनके अंदर इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का क्या हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि पूर्ण गुणज हो जाएगा। उन्हीं ऑर्बिट्स में ये क्या करेगा, रिवॉल्विंग करेगा। क्लियर है? तो यहां से हम मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, mvr, वो इक्वल होना चाहिए किसके, h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि n से मल्टीप्लाई कर दिया h अपॉन 2 पाई को, तो ये हो गया mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। और यहां पर अगर हम n की बात करें तो n 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक हम कुछ भी ले सकते हैं। एक्चुअल में ये n क्या है, ये n है ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है? तो जो ऑर्बिट का नंबर है वो है 1 2 3। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट n इक्वल्स टू 1, सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल्स टू 2, थर्ड ऑर्बिट n इक्वल्स टू 3। क्लियर है कि नहीं? चल, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये mvr, इसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, ये इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, n इंटू h कट। अब ये जो h कट है, इस h कट का जो वैल्यू है वो इक्वल टू होता है h अपॉन 2 पाई। ठीक है? तो ये हो गया अगला पॉइंट। क्लियर है? तो बोहर जो एटॉमिक मॉडल है उसका जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सर्कुलर पाथ ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर सकता है जिसमें या जिनमें इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल। इसके बाद में ये हो गया नेक्स्ट, और अब देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है? तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ध्यान से देखो, वो ये था कि जब बोहर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसे पता चला कि एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन है और एनर्जी का इमिशन है वो तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या कर रहा हो, जंप कर रहा हो। ठीक है? वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। अगर वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एनर्जी को इमिट करेगा, और उसकी एनर्जी है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी।
क्लियर है? तो यहां पर ये नेक्स्ट बात पता चल गई कि एनर्जी इमीट करना और एनर्जी को एब्जॉर्ब करना तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या कर रहा हो, जंप कर रहा हो। तो यहां हम लिख सकते हैं द एब्जॉर्प्शन and emission, the absorption and emission of energy, the absorption and emission of energy can only possible when an electron jump one orbit to another orbit। क्लियर है? अनदर ऑर्बिट। तो यहां पर हमने नेक्स्ट बात ये देखी कि जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है और इमिशन है, ठीक है, वो केवल तभी पॉसिबल है, कैन ओनली पॉसिबल, वो तभी पॉसिबल है जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता हो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट। क्लियर है? अदरवाइज इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ना तो एब्जॉर्प्शन करेगा और ना ही इमिशन करेगा। किसी ऑर्बिट में उसकी एनर्जी क्या होने वाली है, फिक्स होने वाली है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। वो एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट तभी कर सकता है जब वो एक ऑर्बिट से कहां मूव कर जाए, जंप कर जाए, दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने ये देखा था कि ये न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ है, इन सर्कुलर पाथ को एनर्जी स्टेट भी बोला जा रहा था, ठीक है। तो बताओ ये जो ऑर्बिट है वो है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी जो फोर्थ ऑर्बिट का है उसको हम E4 से डिनोट कर देते हैं। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी को ई का मीन क्या है, एनर्जी। थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी को E3 से डिनोट कर देते हैं, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी को E2 से और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को E1 से डिनोट कर देते हैं। अब अगर हम इनकी एनर्जी का ऑर्डर चेक करें, ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो न्यूक्लियस के नियरेस्ट जो ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है, यानी कि यूं कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां सबसे कम होने वाली है। और फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम आउटर जो ऑर्बिट है उनकी ओर मूव करते जाएंगे तो एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो यहां पर हम अगर बात करें ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, तो ध्यान से देखो E1 है, उससे ग्रेटर एनर्जी किसकी हो जाएगी, E2 की, E2 से ग्रेटर E3 की, E3 से ग्रेटर E4 की, और फर्दर जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये बोहर एटॉमिक मॉडल की जो बातें हैं वो यहां तक कंप्लीट होती हैं। अब हम नेक्स्ट जो और इसकी बातें हैं वो डिस्कस करते हैं। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ओके, तो हम अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो बात है बोहर एटॉमिक मॉडल की, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से देखना बेटा कि ये तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन कर सकता है या इमिशन कर सकता है, यानी कि अवशोषित कर सकता है या उत्सर्जित कर सकता है। बट कब एब्जॉर्ब करेगा और कब इमिट करेगा वो हम अब डिस्कस कर लें।
तो बोहर जो था उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन है वो इनर ऑर्बिट से, यानी कि लो एनर्जी ऑर्बिट, इनर वाला अंदर वाला, इनर ऑर्बिट का मतलब है अंदर वाला ऑर्बिट, इसकी एनर्जी क्या है, कम है। और अगर ये आउटर ऑर्बिट में जाए, जहां इसकी एनर्जी क्या होती जाएंगी, आउटर ऑर्बिट की इंक्रीज होती जा रही। तो जब इलेक्ट्रॉन है इनर ऑर्बिट से, यानी कि लो एनर्जी ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप करे, हाई एनर्जी वाले में, तो वो एनर्जी का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि कम एनर्जी से कहां जाना उसको, ज्यादा, और जिसकी एनर्जी लो है और वहां से हाई में जाना है, तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट तो है, यानी कि वो एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि उसको वो लो से हाई में जाना है, तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड है, चाहिए, तो वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब। और जब वो हाई एनर्जी लेवल से या ऑर्बिट से, यानी कि आउटर ऑर्बिट से कहां जंप करे, इनर ऑर्बिट में, लो एनर्जी में आए, तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में अगर वो आएगा, तो देखो हाई एनर्जी थी, एनर्जी ज्यादा थी, किस में आना है, लो एनर्जी में आना है, तो एनर्जी को वो क्या करेगा, इमिट करेगा, निकालेगा, तब जाकर के उसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। क्लियर है? तो यहां हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि द energy is absorbed, the energy is absorbed when an electron jump या move लिख सकते हैं, an electron move इनर ऑर्बिट, इनर का मतलब क्या हो गया, लो एनर्जी, ऑर्बिट, लो एनर्जी ऑर्बिट टू आउटर, आउटर का मीन क्या हो गया, हाई एनर्जी ऑर्बिट। ठीक है, तो यहां पर सीधी सी बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कब, जब इलेक्ट्रॉन मूव करे इनर ऑर्बिट, लो एनर्जी ऑर्बिट से आउटर, यानी कि हाई एनर्जी ऑर्बिट। क्लियर? और इमिट कब करेगा, एंड इज इमिट when it move outer orbit to inner orbit। क्लियर है? जब ये आउटर ऑर्बिट से कहां आएगा, इनर ऑर्बिट में आएगा, हाई एनर्जी से कहां आएगा, लो एनर्जी में आएगा, तो ये एनर्जी का क्या करेगा, इमिशन करेगा, इमिट करेगा एनर्जी। तो यहां पर हम डायग्राम से इसको क्लियर कर लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, बोहर जो था वो उन्होंने बताया क्या कि ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अराउंड ये आप देखो सर्कुलर क्या होते हैं, पाथ, और इन सर्कुलर पाथ पर कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। देखो हम सब जानते हैं ये लो एनर्जी है और ये हाई एनर्जी है। न्यूक्लियस जैसे हम फार होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, एनर्जी है उसका वैल्यू क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो लो एनर्जी ये है, अगर लो एनर्जी से कहां जंप किया जाए, मूव किया जाए हाई एनर्जी ऑर्बिट में, या यूं कह सकते हैं आउटर ऑर्बिट में क्या किया जाए, मूव किया जाए, तो यहां एनर्जी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो यहां हम लिख सकते हैं ई एब्जॉर्ब। तो एनर्जी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और अगर हम यही बात कर लें कि हाई एनर्जी जो ऑर्बिट है वहां से हम मूव कर जाएं कहां पर, लो एनर्जी ऑर्बिट में, तो देखो हाई एनर्जी से लो में आ रहे हैं तो एनर्जी इमिट करना पड़ेगा, तभी इसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो यहाँ एनर्जी का क्या हो जाएगा, ई इमिट। एनर्जी यहाँ क्या होती है, इमिट होती है, यानी कि निकलती है, और यहाँ एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो ये हमने अगली बात कर ली। ठीक है, तो ये बोहर की अभी तक की बातें हैं।
वो हमने कंप्लीट कर लिए। क्लियर है, समझ आ रहा है? ओके, तो अगला जो पॉइंट है बोहर एटॉमिक मॉडल का, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या देखो, बोहर जो था, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किए तो उन्हें एक बात पता चली, क्या कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इन सर्कुलर पाथ पर या एक फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट में, ठीक है, या एनर्जी स्टेट या सेल, कुछ भी कह सकते हैं, अगर इसमें रिवॉल्विंग मोशन करना है या रिवॉल्व करना है, तो इसके लिए ये जरूरी है कि इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला या इस इलेक्ट्रॉन पर जो काम करने वाले फोर्सेज हैं, लगने वाले फोर्सेज हैं, एक तो हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल, जो कि इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, और एक हो जाएगा सेंट्रीपिटल, जो न्यूक्लियस के डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर एक आउटर साइड में और एक इनर साइड में दो फोर्सेस काम करेंगे। आउटर साइड में लगने वाले को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं और इनर साइड में लगने वाले को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इन दोनों फोर्सेस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर इक्वल हो जाएगी तो ना तो बाहर जाएगा और ना अंदर आएगा। क्लियर है? तो जो बोहर था, उन्होंने कहा कि रिवॉल्विंग मोशन के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो लग रहे हैं उनकी वैल्यूज क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो यहां पर लास्ट पॉइंट है वो हम लिख देते हैं। इधर सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल the centripetal and centrifugal force या forces must be equal to revolve an electron in या अराउंड कह सकते हैं, टू रिवॉल्व एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस in a फिक्स्ड ऑर्बिट लिख सकते हैं या स्टेशनरी ऑर्बिट लिख सकते हैं या ऑर्बिट लिख सकते हैं, इन ए ऑर्बिट, एक ही बात। ठीक है, तो यहां पर अगली बात क्या है कि जो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, वो इक्वल होने चाहिए। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए। अगर इन फोर्सेस की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं रहेगा, या तो इनर आ जाएगा या आउटर साइड में चला जाएगा। क्लियर है? तो ये जरूरी होनी चाहिए। क्लियर? तो इसको हम यहां थोड़ा सा डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल जो फोर्स हैं वो कैसे यहां वर्क कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, ये है न्यूक्लियस, ये क्या होता है, न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के अराउंड हमने बात कर ली है एक फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट की, ठीक है, या एक ऑर्बिट की। और इस ऑर्बिट में कौन मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। कौन रिवॉल्व कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो ना तो इस डायरेक्शन में होगी ना इस डायरेक्शन में। इसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो किसी एंगल पर ऐसे होगी। तो ये क्या है, वेलोसिटी। क्लियर है? तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो अब आप देखो यहां पर इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। एक परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन वाला है वो तो इसको क्या कराएगा, हर स्टेप पर आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में
घुमाएगा ऐसे। भाई देखो यहाँ आ गया तो इसकी वजह से ये आ गया, फिर ऐसे लगेगा तो फिर ये आ जाएगा ऐसे। एक इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो इसका, देखो इस इलेक्ट्रॉन पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी, इसका हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो ऐसे आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पर हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसकी वजह से क्या करेगा, रिवॉल्विंग करेगा। बट जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो इस इलेक्ट्रॉन को कहां की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, आउटर साइड। तो इस इलेक्ट्रॉन पर वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से एक फोर्स अप्लाई होगा आउटर साइड में, और वो फोर्स इक्वल होगा किसके, mv² अपॉन r। और इसी फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये बात क्लियर हो गई कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किस वजह से यहां पर जनरेट हुआ है। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो है उसकी वजह से तो ये क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, जबकि वर्टिकल जो है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन है इस पर एक फोर्स काम करने लगेगा जो इसको कहां की ओर खींचने की कोशिश करेगा, बाहर की ओर, आउटर साइड में खींचेगा ऐसे इधर। इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, mv² अपॉन r। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब एक बात बताओ, ये है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज। तो देखो दो अपोजिट चार्जेस जब r डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं तो इनके बिटवीन एक फोर्स काम करता है जिसका नाम है कूलॉम फोर्स। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये आता है, कूलॉम ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इस फोर्स का नाम क्या होता है, कूलॉम फोर्स। ठीक है, तो यहां पर जो कूलॉम फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स है, इसी फोर्स को हम कहते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब एक्चुअल में ये सेंट्रीपिटल फोर्स है वो F, कूलॉम फोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कूलॉम के अकॉर्डिंग K Q1 Q2 अपॉन r², ये फोर्स होता है कौन सा, कूलॉम फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, कूलॉम फोर्स। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि K तो कांस्टेंट होता है, वैल्यू इसकी फिक्स होती है। Q1 और Q2 है, Q1 पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी एक चार्ज मान सकते हो, Q1 फर्स्ट चार्ज है और Q2 सेकंड चार्ज है, और R क्या है, इनके बिटवीन डिस्टेंस है। क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं बात कर लूं तो देखो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो हम E अज्यूम करके चलते हैं। तो बताओ एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज सेम होता है पर उनका साइन अपोजिट होता है। साइन से हमें मतलब नहीं है, वैल्यू से हमें यहां मतलब है। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उन पर चार्ज क्या है, सेम। तो एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना हो गया, E के इक्वल, जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E, ये क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो जितना प्रोटॉन पर चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पर चार्ज होता है। बट ध्यान से देखो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होती है, एटॉमिक नंबर Z के। तो यहां पर जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, Z इंटू E। यस कि नो। तो इसका जो चार्ज है न्यूक्लियस का, वो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Z। समझ आ गया होगा भाई, एक प्रोटॉन का चार्ज ही, बट टोटल प्रोटॉन न्यूक्लियस में कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z। तो बताओ टोटल चार्ज कितना हो गया न्यूक्लियस पर, Z। तो आप इसको चाहे Q1 मान लो, इसको क्या मान लो, Q2। तो फाइनली यहां पर अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, K, Q1 की जगह हम लिख देंगे ZE, और इंटू Q2 की जगह क्या लिख देंगे, E अपॉन r²। यस कि नो। तो यहां से फाइनली जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा KZE² अपॉन
आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से इसको मैं थोड़ा सा इक्वल टू ये लिख सकता हूं क्या कि के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। तो बोहर क्या बोलता है कि इस इलेक्ट्रॉन को इसमें रिवोल्व करने के लिए ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यस कि नो? अरे हाँ कि ना? तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, जगह कम पड़ रही है, कोई बात नहीं, यहां हम लिख देते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन में मैं यहां ग्रीन वाले पेन में बॉक्स में इसको लिख देता हूं। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो तो क्या है, ये mv स्क्वायर अपॉन आर, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसको हमने आगे सोल्व किया तो वो किसके इक्वल आ गया, देखो के तो था इनटू Q1 हम क्या मान लें, न्यूक्लियस का चार्ज तो कितना हो गया Ze, और इलेक्ट्रॉन जो सेकंड है Q2 वो कितना हो गया E हमने माना है, अपॉन आर स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो जाएगा के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या कि के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल होनी चाहिए किसके, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है तो ही जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड स्टेशनरी जो ऑर्बिट है उसके अंदर क्या करेगा, रिवोल्व करेगा। अदरवाइज ये या तो इनसाइड मूव कर जाएगा या आउटसाइड मूव कर जाएगा। एक ही बात आप खुद भी देखो, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ना इधर आएगा ना उधर जाएगा, बस यहां घूमता रहेगा। अगर ये ज्यादा हो गया तो बाहर आ जाएगा, और अगर ये ज्यादा हो गया तो अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बोहर जो एटॉमिक मॉडल है उसकी जो इंपॉर्टेंट बातें थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो यहां जाकर के क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। देखो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है, ठीक है, और जो सेंट्रीपिटल होता है ये होता है अभिकेंद्रीय, ठीक है, और ये क्या होता है, अपकेंद्रीय। ठीक है, सेंटर की ओर लगने वाला है वो सेंट्रीपिटल है, सेंटर के बाहर अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है वो फ्यूगल है। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय फोर्स। चलो, तो ये बोहर एटॉमिक मॉडल की बातें यहां तक बेटा कंप्लीट होती हैं। बात समझ में आ रही है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, बहुत ज्यादा काम की बातें हैं। चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, जो बोहर एटॉमिक मॉडल है, कौन सा मॉडल है, बोहर एटॉमिक मॉडल है। इस बोहर एटॉमिक मॉडल से हम एटम्स के जो एटम है उसके बारे में काफी सारी बातें हैं वो ज्ञात कर सकते हैं, उनका हम पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस बोहर जो मॉडल है इसके जो एप्लीकेशन है वो काफी सारे हैं। जैसे एक तो बोहर जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि ये जो बोहर ऑर्बिट है इसकी रेडियस मतलब न्यूक्लियस से जो आउटर शेल है या ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवोल्व कर रहा है, उस ऑर्बिट के बिटवीन जो डिस्टेंस है आर, इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस किसकी, इस ऑर्बिट की जहां इलेक्ट्रॉन रिवोल्व कर रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से ऑर्बिट के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो इसकी क्या होती है, रेडियस। तो रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवोल्व कर रहा है तो कोई ना कोई वेलोसिटी इसकी, यहाँ वेलोसिटी भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। साथ ही ध्यान से देखो, एनर्जी भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इस ऑर्बिट की एक फिक्स एनर्जी होगी, तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन की या इस ऑर्बिट की एनर्जी भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोहर जो एटॉमिक मॉडल था इसके कई सारे एप्लीकेशन हैं, तो अब हम वो एप्लीकेशन देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई। ओके, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, यानी कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो कहां कहां यूज होता है, किस चीज को कैलकुलेट करने में हम बोहर एटॉमिक मॉडल का यूज कर सकते हैं। क्लियर है?
तो यहां पर हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो यहां पर देखो बच्चों फटाफट से, तो एप्लीकेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो हमें अब एप्लीकेशन चेक करना है बोहर के जो एटॉमिक मॉडल हैं उस। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन हम यहां डिस्कस करने वाले हैं वो है रेडियस कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। तो हमें बोहर ऑर्बिट की क्या करनी है, रेडियस कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मैं डायग्राम से आपको क्लियर कर देता हूं कि बोहर ऑर्बिट क्या है और उसकी रेडियस क्या है। देखो हम जानते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियस के अराउंड ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, रेडियस भी फिक्स होती है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बोहर ऑर्बिट कहते हैं। तो ये है बोहर ऑर्बिट, और इस बोहर ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस से इस बोहर ऑर्बिट के बिटवीन जो ये डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, आर, ठीक है। रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। तो ये रेडियस ऑफ क्या हो गई, बोहर ऑर्बिट हो गई। यहां तक की बातें कंप्लीट हो गई हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं कि ये रेडियस कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू बोहर के अकॉर्डिंग हमने पहले भी पढ़ा, अकॉर्डिंग टू बोहर क्या कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल होता है किसके, nh/2 के। यस कि नो, ये है सपोज दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। अब एक बात, यहां से अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूं तो देखो बेटा v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, nh/2 तो है ही, और mr यहां आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो mr यहां आ गया, तो ये यहां से इस इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, जो कि इस बोहर ऑर्बिट में ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जिस वेलोसिटी से ये रिवॉल्व कर रहा है। चलो अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर। फिर से बोहर के अकॉर्डिंग हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन है वो इस फिक्स्ड ऑर्बिट में तभी रिवॉल्व कर सकता है जब सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि Ze²/r², ये इक्वल हो जाएगी इसके mv²/r के। और यहां से आप देखो r² से r को मैं क्या कर सकता हूं, कैंसल आउट कर सकता हूं। तो यहां से आपके पास kZe²/r या और इक्वल्स टू यहां क्या आ जाएगा, mv², क्लियर। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है और v से हमें कोई मतलब नहीं है, तो v को यहां से रिप्लेस करना है। तो v की वैल्यू आप जरा देखो, यहां से हमने फाइंड कर रखी है, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2। जैसे ही हम 2 में इस v की वैल्यू को पुट करेंगे तो आप देखो जरा, आपके पास क्या हो जाएगा, kZ²/r, ये तो आपके पास इधर था, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m, और v की जगह हम पुट करेंगे क्या, nh/2πmr, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर है। चलो तो यहां तक की बातें कंप्लीट होती हैं। थोड़ा सा हम इधर डिस्कस कर लेते हैं साथ ही।
तो अब मैं इसको थोड़ा और आगे सोल्व कर लेता हूं। तो इधर ध्यान से देखो बेटा, ये हो जाएगा kz² अपॉन r इक्वल्स टू m तो है, तो ये रहा m, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा देखो, n का स्क्वायर h का स्क्वायर, n स्क्वायर और h स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, m का स्क्वायर m स्क्वायर और r का स्क्वायर r स्क्वायर। क्लियर है? आप यहां पे देखो m से m स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, और इधर r से r स्क्वायर भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये वाली वैल्यूज तो क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई। हमें वैल्यू चाहिए किसकी r की। तो देखो r को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाएंगे तो देखो r तो आ गया इधर रेडियस, इक्वल्स टू में आपकी क्या बच गया n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, और देखो डिवाइड में क्या बच गया 4 पाई स्क्वायर तो था, 4 पाई स्क्वायर तो था, साथ में कौन है m, क्योंकि स्क्वायर से m ही तो कैंसिल, तो m था, r आपने इधर लिया है, तो ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा उधर डिवाइड में, तो ये हो जाएगा kze स्क्वायर। तो जो रेडियस है बोहर रेडियस, उसका जो फॉर्मूला है वो ये आता है। क्लियर है? तो ये बोहर रेडियस का फॉर्मूला यहां तक हमने डेराइव कर लिया। क्लियर? चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको थोड़ा सा आगे और डेराइव करते हैं। ओके चलो हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं आगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और सिंप्लीफाई करके जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो चेक करते हैं कि वो रिजल्ट क्या आने वाला है। तो देखो अब अगर आप यहां पर देखो तो देखो h प्लांक कांस्टेंट है, फिक्स है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, k कांस्टेंट है, फिक्स है, z एटॉमिक नंबर, आपने अगर कोई एटम लिया है तो एटॉमिक नंबर उसका फिक्स हो जाएगा, और e क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्या होता है फिक्स होता है। तो आप देखो h पाई m k और z है वो एक के लिए फिक्स होता है, बट अगर आप एटम चेंज करते जाएंगे तो z क्या होता जाएगा चेंज होता जाएगा। एक एटम के लिए तो ये फिक्स होता है, तो z वेरिएबल हो सकता है, z आप चेंज कर सकते हो, तो n भी चेंज कर सकते हो, बोर ऑर्बिट आप कोई सा भी ले सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो n की वैल्यू चेंज हो सकती है और z की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। फिक्स कौन कौन है e h पाई m k और 4, ये सब वैल्यूज क्या है फिक्स हैं। तो अगर हम इन फिक्स वैल्यूज की या इन फिक्स वैल्यूज को यहां पुट कर देते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनकर के तैयार होगा, वो क्या है तो ध्यान से सुनना। तो यहां पर r इक्वल्स टू, ठीक है, उस फॉर्मूले में हम पुट कर रहे हैं किसकी वैल्यू h की, पाई की, m की और k की और e की। तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा 0.529 इंटू ऊपर कौन रह जाएगा n स्क्वायर, और डिवाइड में कौन रह जाएगा z, n स्क्वायर अपॉन z, और ये किस में आएगा एंगस्ट्रॉम में, ये किस में आएगा बेटा एंगस्ट्रॉम में। तो आपको जो बोहर ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करना है वो इस फॉर्मूले से करना है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि किसकी वैल्यू क्या होती है। तो उसके बाद में हम चेक करते हैं कि यह, ठीक है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं h क्या होता है प्लांक कांस्टेंट, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। वैल्यू क्या होती है 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। चलो h के बाद में हम वैल्यू जो पुट करने वाले हैं वो पाई की वैल्यू पुट करने वाले हैं, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है। इसके बाद में हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg किलोग्राम में होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये भी फिक्स होता है 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, ये फिक्स होता है। और फाइनली K की जो वैल्यू है, K की वैल्यू, ठीक है, वो होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, पर कूलम स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यूज हैं के, ई, एम ई, एच और पाई, ये फिक्स हैं, ये चेंज नहीं होंगी, और इन्हीं की वैल्यू को हमने
उस फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्मूला रेडी। तो रेडियस का जो फॉर्मूला है वो ये है, इससे हमें रेडियस फाइंड करनी है। और ध्यान रहे ये किस में आएगा, ये रेडियस इस फॉर्मूले से किस में आएगी, एंगस्ट्रोम में आएगी। एंगस्ट्रोम को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं कि 1 एंगस्ट्रोम जो होता है वो इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर के। और अगर आप सेंटीमीटर की बात कर लो तो अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। क्लियर। तो 1 एंगस्ट्रोम इक्वल्स टू मीटर एंड सेंटीमीटर में जो वैल्यूज हैं वो ये होती है। बात क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसी को मैं थोड़ा सा और आगे समझा देता हूं कि अगर मान लो आपके पास दो डिफरेंट क्या हो, एटम्स हो, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें कि फॉर टू डिफरेंट एटम्स, तो फॉर टू डिफरेंट एटम्स, अगर दो डिफरेंट एटम्स हो तो रेडियस जो कैलकुलेट करोगे, या यूं कह सकते हैं कि उनकी रेडियस का जो कंपैरिजन है वो हम कैसे करेंगे। तो ध्यान से सुनना। सपोज दैट एक जो एटम है वो ये है, यहां पर इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो Z1 है, कुछ भी हो सकता है सपोज दैट, और इसकी जो रेडियस है वो R1 है, और जो बोहर ऑर्बिट है ये बोहर ऑर्बिट क्या है, N1 है। क्लियर। तो फाइनली यहां से मैं R1 कैसे डिफाइन कर सकता हूं, देखो R का फॉर्मूला क्या होता है 0.529 इंटू N की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं 1, तो N1 स्क्वायर अपॉन Z की जगह मैं Z1 पुट कर दूंगा। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही अगर मैं सपोज दैट कोई सेकंड एटम ले लेता हूं अलग, इससे अलग, तो इसका जो Z है वो हो जाएगा Z2, बोहर ऑर्बिट को हम मान लेंगे N2, और जो रेडियस है वो हो जाएगी सपोज दैट R2। एटम अलग तो रेडियस भी उसकी अलग हो। तो यहां से R2 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, वही 0.529 इंटू, देखो Z की N की जगह क्या पुट कर देंगे N2, तो ये हो जाएगा N2 का स्क्वायर, और Z की जगह हम क्या पुट कर देंगे Z2, और ये भी किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये भी किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। तो फाइनली आप यहां पर देखो इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकंड से, तो देखो R1 अपॉन R2 हो जाएगा भाई, इसके डिवाइड में ये पुट करेंगे तो R1 अपॉन R2, और देखो इसके डिवाइड में ये लाएंगे तो 0.529 से 0.529 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली आपके पास बचा क्या, तो R1 तो यहाँ ऊपर बच जाएगा क्या, N1 स्क्वायर अपॉन Z1, और मेन जो डिवाइड है उसके नीचे बच जाएगा N2 स्क्वायर अपॉन Z2, तो ये रिमेन रह जाएंगे। तो इसको हम थोड़ा सा आगे और सोल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास R1 अपॉन R2, देखो ये डी न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये वाला यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो फाइनली जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, देखो ऊपर रिमेनिंग कौन रहा, N1 स्क्वायर और इंटू Z2 डिवाइड में क्यों रह गया N2 स्क्वायर इंटू Z1। तो ये जो डिफरेंट जो एटम्स हैं उनकी R1 और R2 के बिटवीन जो रेशियो है, रिलेशन है, वो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो यहां से हम अगर बातें करें तो यहां पर देखो दो चीजें और कर सकते हैं। एक तो Z की वैल्यू फिक्स हो जाए, यानी कि एटम सेम हो जाए, तो Z की वैल्यू फिक्स हो जाए। देखो मैं यहां समझा रहा हूं बस केवल, आप खुद भी यहां से ट्राई कर सकते हैं। अगर Z की वैल्यू फिक्स हो गई तो Z1 Z2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बताओ R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अगर सपोज दैट एटम्स हमने क्या कर लिए, डिफरेंट कर लिए, बट उनकी जो बोहर ऑर्बिट है वो फिक्स कर ली, जैसे लिथियम का सेकंड बोहर ऑर्बिट, हाइड्रोजन का सेकंड बोहर ऑर्बिट, इसका मतलब N की वैल्यू दोनों की फिक्स हो गई, सेम हो गई। तो सेम हो गई तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, Z2 अपॉन Z1 हो जाएगा। तो यहां से आप दो जो केस है वो और क्या कर सकते हो, डेराइव कर सकते हो। क्लियर है। तो यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे जैसे डेरिवेशन है, कंप्लीट डिस्कशन है, इसको आप
स्क्रीनशॉट ले। चलो, तो अब हम लास्ट और फाइनल जो पॉइंट है, ठीक है, रेडियस के अंदर, वो बात कर लेते हैं ग्राफ्स। किसकी भाई? ग्राफ की। तो डिफरेंट डिफरेंट यहां ग्राफ्स होने वाले हैं और उन डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स को हम यहां प्लॉट करने वाले हैं, बनाने वाले हैं कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहां हम बात कर लेते हैं ग्राफ्स की। किसकी बात कर लेते हैं? ग्राफ्स। ठीक है, तो ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा, फर्स्ट जो ग्राफ है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, रेडियस वर्सेस एन स्क्वायर, रेडियस वर्सेस एन स्क्वायर। आप एक बात बताओ, अभी अभी आपने रेडियस का जो फॉर्मूला है वो चेक किया है क्या? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये होता है। ये किसमें है? एंगस्ट्रॉम में। देखो, ये वैल्यू फिक्स है। तो अगर यहां से मैं रिलेट करूं तो रेडियस है वो एन स्क्वायर के क्या है? प्रोपोर्शनल है, जबकि जेड के क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो हमें आर और एन स्क्वायर से मतलब है, तो आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके? एन स्क्वायर के। यस कि नो? यहां से ये बताओ। तो देखो, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ में क्या हो गया? ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपको क्या पुट करना है? रेडियस। और अगर मैं एक्स एक्सिस पर क्या पुट कर दूं? एन स्क्वायर। तो एक बात बताओ, एन स्क्वायर जिस रेट से इंक्रीज होगा उसी रेट से क्या हो जाएगा? आर। तो प्रोपोर्शनलिटी का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो ये ओरिजिन से होते हुए कहां की ओर जाएगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा। और एन स्क्वायर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, ठीक है, वैसे वैसे रेडियस क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? तो प्रोपोर्शनलिटी का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। तो ओरिजिन से ये बढ़ेगा। खुद देख लो, जैसे ये बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ जाएगा, तो स्ट्रेट आता जाएगा। सेकंड जो ग्राफ की बात कर लेते हैं हम, सेकंड ग्राफ हम बात करते हैं यहां पर, ग्राफ नंबर 2। वो हम बात कर लेते हैं रेडियस वर्सेस जेड की। रेडियस वर्सेस जेड। अब यहां पे आप यहां पर खुद चेक कर सकते हैं कि रेडियस और जेड में इनवर्स प्रोपोर्शनल का क्या है? रिलेशन है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? जेड के। मतलब हमें ओनली किससे मतलब है? जेड से। तो जेड और आर क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शनल। और इनवर्स प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होता है वो कैसे आएगा? तो ध्यान से सुने, ये आपके पास है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे फिर से हमें आर पुट करना है और एक्स एक्सिस पे जेड है। अब एक बात बताओ, अगर मैं जेड की वैल्यू 0 कर दूं, z की वैल्यू क्या कर दूं? 0, ये 0 पॉइंट मान के चल रहा है। अगर z की वैल्यू 0 कर दोगे तो बताओ, किसी भी वैल्यू में, किसी भी डिजिट में, नंबर में अगर आप 0 का डिवाइड करते हो तो इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट। यस कि नो? इसका मतलब रेडियस क्या होने वाली है? रेडियस क्या होने वाली है? इनफाइनाइट होने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा होने वाली है। यस कि नो? तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं? रेडियस बहुत ज्यादा हो गई, तो रेडियस यहां है, मान लो पैरेलल है इनफाइनाइट पे, तो रेडियस बहुत ज्यादा हो गई। बट हम जेड की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, जेड की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो रेडियस क्या होती जाएगी? डिक्रीज। इनवर्स का मतलब क्या होता है? ये अगर इंक्रीज करोगे तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो रेडियस है वो जो इनफाइनाइट थी ऑर्बिट की, अब वहां से क्या होना स्टार्ट होगी? डिक्रीज। और डिक्रीज होते होते क्या होगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, ऐसे ग्राफ आता जाएगा। देखो, जेड इंक्रीज हुआ, रेडियस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। बात समझ में आ गई क्या? तो जो ग्राफ है वो थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं इसको। वो ग्राफ है वो रेक्टेंगल हाइपरबोला, इस टाइप से ग्राफ आने वाला है। क्लियर? और थर्ड जो ग्राफ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, थर्ड ग्राफ, ग्राफ नंबर थर्ड। ग्राफ नंबर थर्ड है आर वर्सेस 1/z। जेड नहीं, इस बार हम क्या ले रहे हैं? 1/z। तो आप एक बात बताओ, इधर जरा ध्यान से देखो कि अगर हम आर की बात करें, देखो ये है 1/z, तो हमने z और r का यहां रिलेशन चेक किया था। इस बार हमें 1/z पूरे का रिलेशन चेक करना है। तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं क्या कि r है वो 1/z, मतलब इस पूरे के तो क्या है? प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको, समानुपाती दिख रहा है। इसका मतलब r 1/z के क्या होता है? प्रोपोर्शनल। और अभी अभी हमने बात कर ली है कि प्रोपोर्शनलिटी का जो ग्राफ होता है,
ये रेडियस हो गया और ये 1/z हो गया। तो प्रोपोर्शनलिटी का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो बताओ यहां ग्राफ कैसे आने वाला है, स्ट्रेट लाइन आने वाला है, यानी कि 1/z की वैल्यू इंक्रीज होगी तो रेडियस भी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों, समझ में आई कि नहीं आई? तो ये यहाँ 3 ग्राफ हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर जाकर के रेडियस वाला जो पॉइंट है, रेडियस की जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, अच्छे से पढ़ें इसको, ढंग से पढ़ें। कल हम इस टॉपिक के यानी कि रेडियस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वेरियस टाइप के क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहां पर पूछे गए होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, और इसके आगे जो अगला जो एप्लीकेशन है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको मैटर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगा, जल्द से जल्द पहुंच जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, और लाइक और शेयर ये भी करें। ओके बच्चों, थैंक यू।